आज की वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन चीज़ सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेशनल इनकम के बारे में। राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति क्या होता है जीडीपी क्या होता है, जीएनपी, ये सारे चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही कम समय में सीखेंगे। अगर आप 10वीं की एग्जामिनेशन, बोर्ड्स की एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो यह जो आपको चैप्टर है, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारे आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा अध्याय 2 और इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय और राज्य की आय को सीखेंगे। इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारे बिंदुओं को कवर करेंगे। तो अगर आप 10वीं की एग्जामिनेशन कवर कर रहे हैं तो ये आप सारे पॉइंट को नोट डाउन जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आय क्या कहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे भूमिका की, देखो क्या लिखा है हमारे भूमिका में। किसी भी देश या राज्य की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए उसकी राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना आवश्यक है। अगर आप किसी की देश, कोई भी देश है, मान लो इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो हम इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडिया का जो है आर्थिक स्थिति, इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कैसी है, उसको समझने के लिए जो है हमको क्या करना है, आय का अध्ययन करना होगा। ठीक है, वहां उस देश का इनकम कितना हो रहा है उसके बारे में समझना जरूरी होगा। ठीक है, राज्य एवं राष्ट्र की आय से हमें यह पता चलता है कि किसी देश में एक निश्चित समयावधि में कितना उत्पादन हुआ, कितनी आय अर्जित हुई तथा जनता के जीवन का स्तर कैसा रहा। देखो तीन चीज हमको पता चलता है। अगर ये हम राष्ट्र एवं इनकी जो आर्थिक आय के बारे में अध्ययन करेंगे ना, तो इससे हमको पता क्या पता चलेगा, एक निश्चित, सबसे पहले क्या है, एक जो निश्चित टाइम पीरियड, मान लो एक साल में ये जो देश है उसमें कितना उत्पादन हुआ, यानी कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं एक साल में। कोई एक निश्चित समय अवधि दे दिया, उसमें किसी देश में कितना उत्पादन हुआ, उस देश ने कितनी आय अर्जित की। ठीक है, कितना अगर वो सामान बेचे तो उनके पास कितना सारा पैसा आया और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा रहा। तो ये सारे चीज़ हमको मिलता है ये अध्ययन करने से। ठीक है, तो ये हमारा भूमिका में। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट का, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इनकम। ठीक है, तो ये मीम देखो, यहाँ पे पैसा ही पैसा होगा। इसमें क्या बोलता है अक्षय कुमार, जब फिर आप मूवी देखोगे ना, उसमें पता चलता है कि अक्षय कुमार क्या है, कोई डील बताता है, कुछ नया बताता है, उसमें ये बोलता है कि पैसा ही पैसा होगा। अब देखो ये पैसा के बारे में ही हम इकोनॉमिक्स में बेसिकली हमको वही पढ़ना है। अगर हम बात करें इनकम की, तो इनकम क्या होता है, देखो जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक या धन उससे मिलता है, उसे ही व्यक्ति की आय कहते हैं। यानी जो भी हम काम करते हैं, मान लो मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो उससे जो भी हम मेहनत किए, पारिश्रमिक किए, तो उससे हमको क्या होगा, कुछ इनकम में, आउटकम में मैं अगर आपको इनपुट दूंगा, यानी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपसे हमको क्या मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मान लो आप हमको आउटपुट में, या फिर आप हमको मान लीजिए पैसा दोगे इसके बदले, तो पारिश्रमिक के बदले हम धन कुछ अर्जित किए। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आय कहेंगे, इनकम कहेंगे। ठीक है, आय ही किसी देश या राज्य के आर्थिक विकास की स्थिति को दर्शाता है। यानी कोई देश कितना कमा रहा है, ठीक है, वही आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाएगा ना। ठीक है, अगर मान लो आप पूछोगे आपकी सर आर्थिक स्थिति कैसी है, तो आर्थिक स्थिति से हम बस इतना ही समझते हैं कि आप का इनकम कितना है। ठीक है, यानी आप कितना कमाते हो, इसी को हम लोग समझते हैं आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय का, ठीक है, अब हम समझते हैं आय के बारे में, समझ गए, भूमिका समझ लिए। अब हम क्या समझते हैं ना, राष्ट्रीय आय क्या होता है, यानी नेशनल इनकम होता क्या है। देखो एक वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये शुद्ध मौद्रिक मूल्य क्या होता है उसको हम आगे क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहले क्या, एक वर्ष के दौरान कोई भी देश में जितना सारा उत्पादन हुआ है, कोई देश अगर मान लो इंडिया है, ये मान लो इंडिया है, तो इंडिया में कितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई सामान कितना बना रहे हैं, प्रोडक्शन में सामान भी आएगा, ठीक है, सर्विसेज भी आएगा, यानी कि प्रोडक्शन में गुड्स भी आता है और सर्विस भी आता है। आई होप आपको गुड्स और सर्विसेज का मतलब पता होगा। जैसे मैं आपको कोई सामान तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको मान लो ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो मैं तो आपको कोई सामान नहीं दिया, लेकिन आपको कुछ तो दिया जिसके बदले आपने मुझे पैसा दिया, तो वही सर्विस है। डॉक्टर भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से तो ये गुड्स भी होता है, गुड्स मतलब सामान हो गया, सर्विसेज मतलब मैं जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यानी कि वो देश जो है एक साल में कितना सारा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या उत्पादन कर रहा है, तो वही अगर उसका टोटल हम निकालते हैं, नेट अगर हम इनकम निकालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय। ठीक है, अगर हम बात करें, दो डेफिनेशन देते हैं, दो जो महत्वपूर्ण हमारे जो किताब में दिया हुआ है, इसमें दो लोग का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि मार्शल कुछ कहे हैं नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखो ये डेफिनेशन दे देगा, आपको पूछेगा इन कौन कहे हैं ये कथन।
ठीक है। और आंसर्स भी आप लिखते हो ना, तो इनका जो डेफिनेशन आपको क्योट करना होगा, लिखना होगा, इनके द्वारा ये कथन कहा गया है, तब आपका एग्जामिनेशन में क्या होगा और वेटेज आंसर्स का बढ़ेगा, राइट। अब देखो, राष्ट्र की आय से आशय एक वर्ष में देश के श्रम एवं पूंजी द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य से है, ठीक है। इन्होंने ये कहा, इसको रट लेना, ठीक है, नेक्स्ट कुछ करना नहीं है। अगर हम बात करें पीगू, पीगू भी है एक अर्थशास्त्री, वो क्या कहते हैं, राष्ट्र की आय वह आय है जिसे धन के रूप में मापा जाता है। राष्ट्र की आय क्या है, राष्ट्र की आय को तो हम पैसा के रूप में ही मापते हैं ना, कि आपने कितना पैसा आपके देश ने कमाया, तो वो हो गया राष्ट्रीय आय। और राज्य की आय बोले, यानी राज्य की अगर हम आय बोले, तो राज्य की आय क्या बोलेंगे, मान लो बिहार है, तो ये बिहार है, तो बिहार ने कितना इनकम अर्न किया, तो वो हो गया राज्य की आय। राज्य मतलब स्टेट, स्टेट इनकम, और राष्ट्र मतलब पूरे देश का इनकम। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो कुछ है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो राष्ट्र की आय की गणना की कुछ विधियाँ होती है। यानी आप इसको, अगर राष्ट्र की आय को जब गिनते हो ना, यानी कि गिनते हो, तो उसमें कितना आपका इनकम हुआ, कैसे हुआ, इसके कुछ तरीके हैं, ठीक है, इसकी कुछ टेक्निक्स है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय की गणना के मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो देखो होता है, क्या होता है, प्रोडक्शन मेथड, आपने कितना उत्पादन किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन विधि। तो इस आधार पे भी हम मापते हैं कि आपका राष्ट्र जो है, आपका देश जो है, कितना उत्पादन किया। दूसरा है आय विधि, आपके देश का इनकम कितना हुआ। तीसरा क्या है, खर्चा आपने कितना किया, उसके हिसाब से भी आपका मापते हैं ना ये। जैसे मान लो आप ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो सरकार का नज़र उस पर जाता है, सरकार क्या करती है, देखती है उसमें कि हाँ आपने इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन किया, आपने खर्चा किया, तो सरकार को अंदाज़ा लग जाता है इनके पास पैसा होगा, तभी तो ये भैया पैसा खर्च किए है ना। यानी आपका इनकम के बारे में भी सरकार को जानकारी मिलता है, इसलिए सरकार बोलती है ऑनलाइन पेमेंट करो, ताकि सरकार को आपको जानकारी मिलते रहे, सरकार को पता चलता रहे कि आप कितना कमा रहे हो। आप टैक्स नहीं भरोगे, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा कि सरकार को पूरा इन्फॉर्मेशन यूपीआई के थ्रू जाएगा, फोनपे के थ्रू चल जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा, सरकार तुरंत आपको इनकम टैक्स का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम तीन तरीका से जो है आय को गिनते हैं, आपका इनकम कितना है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन विधि यानी उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये 3 मेथड्स आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे, लेकिन हम शॉर्ट में कवर किए, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अब देखो राष्ट्र की आय की गणना की विधियां अगर हम बात करें, इनकम मेथड क्या होता है। देखो इस विधि में क्या होता है, उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली आय को जोड़ा जाता है, यानी उत्पादन के साधन को जो प्राप्त होता है ना, उससे उसको जोड़ा जाता है। अब समझ में आना चाहिए आपको उत्पादन के साधन क्या होते हैं। देखो 4 साधन होते हैं उत्पादन के। सबसे पहले मजदूरी, किराया, ब्याज या लाभ। इनकम मेथड वैसा मेथड होता है जिसमें हम जो है उत्पादन के साधनों को ऐड करते हैं। अगर हम नेक्स्ट विधि की बात करें तो इसमें हमारा आता है उत्पादन विधि, यानी इसमें है प्रोडक्शन मेथड। अगर हम बात करें प्रोडक्शन मेथड का, तो इसमें क्या होता है, इस विधि में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। मतलब एक साल में, 1 ईयर में आपने कितना उत्पादन किया उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। उत्पादित सभी वस्तु, जितना सारा प्रोडक्शन आपने किया है ना, उसको यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं एक साल में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारा आता है नेक्स्ट, एक होता है व्यय विधि। क्या आता है व्यय विधि, व्यय क्या होता है, आपने खर्च कितना किया, वही मैंने बताया। तो देखो क्या है, इस विधि में देश के किए गए कुल व्यय, टोटल खर्चा को हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बस देखो इसमें इतना चीज़ जानना है। सबसे पहले हम लोग आय विधि जाने, माफ़ कीजिए, हाँ 1 मिनट। सबसे पहले हमारा आएगा ये नंबर हो गया है, ये सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड आएगा। प्रोडक्शन मेथड में क्या होगा, आपने जितना उत्पादन किया उसको ऐड करेंगे। अगर हम बात करें बी नंबर की, तो इनकम मेथड, आपने जितना इनकम किया उसको हम लोग ऐड करते हैं। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि तीसरा क्या था, एक्सपेंडिचर मेथड था, ये क्या था, इसमें आपने कितना खर्च किया। ये तीनों चीज़ों को हम लोग ऐड करके यहाँ पे निकालते हैं। चलो अब हम एक नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसमें क्या है, विकसित देश और अविकसित देश किसको कहते हैं, ठीक है। यानी कौन सा देश डेवलप्ड है, ठीक है, कौन सा देश डेवलप्ड है, ठीक है। डेवलप्ड नेशन किसको कहते हैं और अनडेवलप्ड देश किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ 2 चीज़ दिया है। देखो यहाँ पे डेवलप दिया, डेवलप्ड कंट्री इस तरह का दिख रहा है, अनडेवलप्ड इस तरह का दिख रहा है। देखो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसको डेवलप कहेंगे, और जिसका कम होता है उसको अंडर डेवलप कहेंगे। और देखो डेवलपिंग क्या होता है, एक शब्द आता है डेवलपिंग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले विकसित और अविकसित। भारत विकसित है, अविकसित ना ही विकसित है ना ही अविकसित है। भारत क्या डेवलपमेंट है, डेवलपिंग है, यानी विकासशील है। क्या है, विकासशील। विकासशील मतलब अभी ये मतलब अविकसित से विकसित की तरफ बढ़ रहा है, यानी विकासशील है। तो भारत एक विकासशील देश है। क्लियर। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है, 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म हमारा आ गया। देखो कई बार ये हमने क्लासेस में बताया है, फिर भी मैं अभी फिर से आपको रिपीट करता हूँ। एक हमारा टर्म्स आता है प्रति व्यक्ति आय, इसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी प्रत्येक व्यक्ति की इनकम क्या। उसमें क्या था, हम पूरे देश का इनकम निकाल रहे थे ना, जिससे हम लोग क्या कर रहे थे, नेशनल इनकम कह रहे थे, ठीक है, नेशनल इनकम कह रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का आय कितना है, ठीक है।
अगर हम बात करें, जब देश में कुल आय यानी राष्ट्र आय की बात करें, जब देश में कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल जो आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, क्या किया है, देखो टोटल इनकम ऑफ एरिया और टोटल पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें पर कैपिटा इनकम मतलब प्रत्येक व्यक्ति का इनकम हमको आ जाता है। वो क्या था, पूरे हम एरिया का इनकम निकाल रहे थे, ठीक है, पूरे मान लो भारत का निकाल रहे थे, लेकिन अब घर के एक एक व्यक्ति का हम अगर निकालेंगे पर कैपिटा इनकम, आपका पर्सनल इनकम कितना है वो हो गया पर कैपिटा इनकम। क्लियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखो एक टर्म यहाँ पे जीडीपी का एक फोटो दिया हुआ है, ठीक है, जीडीपी का फोटो देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा राष्ट्रीय आय की अवधारणा, देखो जीडीपी है ना, यहाँ पे क्या है, जीडीपी को समझने से पहले हमको इसको समझ, इसका ये फिगर अभी नहीं देखना है, ठीक है, पहले ये देखो यहाँ समझ में आएगा। सबसे पहले बात करें जीडीपी की, ठीक है, क्या है ये भाई, ये जीडीपी है। तो जीडीपी क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। देखो इसका पढ़े, अगर डेफिनेशन पढ़े तो क्या है, एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक मैप बनाता हूँ, ठीक है, एक अगर हम मैप बनाते हैं, ठीक है, चलो बन गया जैसे तैसे, हाँ बन गया, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, एक देश की सीमा के भीतर, ये देश का सीमा क्या हो गया भाई, देखो मैं इसका सीमा अगर बात करूं तो यहाँ पे देखो इसका सीमा बात की, ये देखो ये जो एरिया हम देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, बाउंड्री है ना, सीमा मतलब क्या हो गया, ये देश का क्या हो गया, बाउंड्री। तो ये बाउंड्री के भीतर जो है, ठीक है, ये क्या है, ये बाउंड्री के भीतर उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य, इसमें जितना भी जो उत्पादन हो रहा है ना ये जो बाउंड्री के भीतर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी। मतलब बाउंड्री याद रखना, इसमें टर्म्स क्या है, बाउंड्री यानी सीमा। यहाँ पे अगर हम सीमा की बात करें, बाउंड्री की बात करें, तो देश का जो सीमा दिया हुआ उसके अंदर आप जितना सारा उत्पादन कर रहे हैं उसको हम लोग जीडीपी कहेंगे। क्लियर। अब हमारा आता है जीएनपी, ये क्या आ गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या था, यहाँ डी था और यहाँ पे एन आ गया, नेशनल आ गया। देखो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, यहाँ डोमेस्टिक था, यहाँ पे राष्ट्रीय आ गया। डोमेस्टिक मतलब घर का, एक बोलते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल, तो घर का ही एनिमल जो पालतू जानवर होते हैं उसको डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। डोमेस्टिक मतलब घर का, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक वाली बात है, घर का अंदर का बात है भाई। अब हम राष्ट्र स्तर पर जानेंगे, नेशनल स्तर पर जानेंगे, तो वही है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखो इसमें देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। देखो मान लो ये तो भाई घर की बात हुई डोमेस्टिक वाला, लेकिन अब हो सकता है ना भारत के नागरिक विदेश, मान लो यहाँ पे हम देते हैं चाइना, ठीक है, इधर चाइना है हमारा, तो ये मान लो यहाँ पे चाइना देते हैं, तो हो सकता है इंडियन के लोग कुछ यहाँ चाइना जा रहे होंगे कमाने के लिए, यहाँ पे कमा रहे होंगे और कुछ पैसा यहाँ से भारत में रिटर्न भेजते होंगे, तो यानी कि ये पैसा भी तो भारत में आया ना, ठीक है, ये हो रहा होगा। और ऐसा हो सकता है ना ये चाइनीज़ लोग कुछ भारत में रहते होंगे और यहाँ से अपना पैसा इस देश को भेजते होंगे, तो इसमें क्या करते हैं ना, उनका जो पैसा हमारे पास आया उनको ऐड करते हैं और हमारे देश से जो पैसा चाइना में गया उसको घटा देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, जीएनपी, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर है। उसमें क्या था, घर की बातें हो रही थी और ये क्या हो गया, नेशनल आ गया, ठीक है। अब देखो शुद्ध नेशनल, तो देखो डिप्रीशिएशन, अगर कुल उत्पादित में से मशीनों की घिसाई को घटाने के बाद जो बचता है उसे हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। देखो डिप्रीशिएशन क्या होता है, देखो मान लो मैंने एक कलम खरीदा, ठीक है, ये पेन खरीदने के बाद अगर मान लो मैंने आज ये कलम 5 रुपये में खरीदा, ठीक है, अब मान लो इस कलम को मैंने 1 महीने बाद मैं अगर इसको मार्केट में बेचने जाऊँ, ठीक है, तो क्या इसका 5 रुपये मूल्य मिलेगा, नहीं। लोग बोलेंगे ठीक है भैया ये कलम आपने 5 रुपये में खरीदा था, अब मैं उसे 1 रुपये में खरीदूंगा। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, इसको कम दाम में खरीद रहे हैं ना। यानी कि लोग इसको कम दाम में क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंड हैंड वस्तु है। क्या है, सेकेंड हैंड वस्तु है। तो देखो सेकेंड हैंड वस्तु का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई होगी, या पेन खराब हो गया होगा, टूट गया, या इसमें घिसावट आ गई होगी, कुछ पुराना हो गया होगा, इसलिए तो इसका मूल्य कम हुआ ना। यही है डिप्रीशिएशन। मैं इसको आपको और क्लियर कर दूंगा क्लास में, लेकिन बस आप इतना जानो, ठीक है, बस इतना जानो कि डिप्रीशिएशन क्या होता है। डिप्रीशिएशन ऐसा है कि समय के साथ उसमें अगर किसी चीज़ में घिसावट आती है तो उसका मूल्य कम हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डिप्रीशिएशन, यानी कि ह्रास। क्या कहते हैं, ह्रास। यहाँ पे होगा ह्रास है, घिसाई लिखा गया है, लेकिन इसको आप क्या करो, ह्रास कर लो, ठीक है, ऐसे लिखोगे ह्रास, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है। तो देखो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, कुल उत्पादन, यानी कि टोटल जो आपका उत्पादन हुआ है, टोटल उत्पादन, और उसमें से क्या कि हम जो घिसावट हो रहा है बीच बीच में, तो उसको हम घटा देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना है। क्लियर। चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमारे पास आते हैं, उनका नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी। हमारे BSEB के बुक में, यानी बिहार के SCERT के बुक में ये 10th क्लास में दिया हुआ है, इनके बारे में चर्चा की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सर्वप्रथम जो गणना किया गया था, देखो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास। अब जो नेशनल इनकम का जो
अकाउंटिंग किया गया ना, ये इसका हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में समझ, इतिहास क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, क्या कौन किए, कब किए, क्या किए, कैसे किए, उसके बारे में समझ। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हमको इसको समराइज करके जानना है, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है और वन शॉट में हम लोग क्या करेंगे, बहुत कम टाइम में यहाँ पे कवर करते हैं। रैपिड रिवीजन भी है, वन शॉट भी है, तो इसमें ये चीज़ करना रहता है। अगर हम बात करें सर्वप्रथम गणना किनके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी, ये हमारे दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, सन 1868 ईस्वी में जो है इसकी गणना की गई थी। क्लियर है, किसकी गणना, राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में स्टार्ट किया गया था, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम बहुत बार पूछता है एमसीक्यू में, ठीक है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्या है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें क्या, भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। इनकी ये किताब अगर पूछेगा किनका किताब ये, तो दादा भाई नौरोजी का। और इसमें प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति का आय सोचो 20 रुपया बताया गया था, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का आय 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया गया था इस बुक में। और कब यह स्टार्ट हुआ था, 1868 में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब देखो वर्तमान संस्था की बात करें तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन करती है, तो सीएसओ करता है, याद रखना, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना करती है। चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट बात की, तो देखो यहाँ पे क्या आता है, राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, अब इंपॉर्टेंस क्या है भाई। देखो सबसे पहले क्या है ना, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो देश के आर्थिक विकास का मापन हम क्या कर सकते हैं ना, एक टाइप से माप सकते हैं ना, यानी कि आप मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर करना जरूरी है, किसी चीज को आप माप कर रहे हो ना तो वो जरूरी है माप करना। अगर माप नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा ये डेवलप हुआ है कि देश नहीं, देश डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, विकासशील है, विकसित है या विकसित है पूरी तरह से। तो ये चीज कह रहा है कि आपको पता चलना चाहिए, तो उसके लिए आपको मापन जरूरी है, आप मापिएगा। आपका मान लो टेस्ट हम ले रहे हैं क्लास में, ठीक है, तो टेस्ट जो ले रहे हैं तो उससे वो क्या पता चल रहा है, कौन स्टूडेंट की क्या स्थिति है, किस पे क्या जोर देना पड़ेगा, कितना मार्क्स आ रहा है, आपको भी अपना पता चल रहा है, हमको भी पता चल रहा है, ठीक है। तो इससे कमियां वगैरह पता चलती है कि कहाँ कमी है। और सरकार का लूप होल्स जो हो रहा है उसके बारे में पता चलेगा कि सरकार ने ऐसे क्या पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से ये चीज देखने को मिल रहा है, तो सरकार को भी हम हटा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट से बहुत बढ़िया चीज है। अगर हम बात करें जीवन का स्तर का ज्ञान, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लोग का स्तर क्या है, लोग कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, अगर हम नाइन्थ क्लास की आपने एससीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो उसमें अमेरिका का जिक्र दिया गया है। तो उसमें बताया जाता है कि उसमें जो है इंडिया में देखो किसी आदमी को गरीब कैसे कहा जाता है, आपने जो है कैलोरी कितना बर्न किया उस हिसाब से गरीब बताया जाता है और कुछ पैसा का मार्किंग कर दिया था इसमें। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या था गरीबी का मापन, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सुन के, उसमें बताया गया था कार के बारे में। अगर आपके पास कार है तो आप अमीर हो, नहीं है कार तो गरीब हो, ठीक है, ये एक रखा गया हमारे एससीईआरटी बुक में बताया गया। तो ये सबका मापन है, एटलीस्ट आपको पता चल रहा है। अगर बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, यानी जीवन का स्तर, ठीक है। अब देखो विकास योजनाओं का निर्माण की सहायता, अब देखो विकास योजना यानी कोई भी सरकार योजना बनाती है विकास के लिए। अगर मान लो आप मापन किया, आपको पता चला कि चलो ये देश बढ़िया नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, बहुत खराब स्थिति है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए कुछ योजना बनाओगे कि ये इतना खराब है, इसको हम कैसे और अच्छा कर पाए, ठीक है। तो इसको अच्छा करने के लिए ना आप क्या करोगे, उसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या करोगे, योजनाओं बनाओगे। सरकार जो योजनाएं बना रही है, जैसे कि अभी देखो ना एक चल रहा है ना, घर बनाने के लिए योजना सरकार दे रही है, इसका क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। घर बनाने के लिए जो एक योजना चलाया जा रहा है, फिर देखो सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है, तो उसमें क्या है, सरकार तुमको एक टाइप से जैसे बीपीएल दे रही है सरकार, हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड देती है, लाल कार्ड, काला कार्ड, पीला कार्ड जो भी हो, तो एपीएल बीपीएल कार्ड्स देती है। इस कार्ड से आपको बहुत कम रुपए में अनाज मिलता है। तो इस टाइप से सरकार योजना ही चला रही है ना, तो सरकार मापन की, सरकार को पता चला गरीब है, तब तो सरकार यहाँ पे ना ये कार्ड दिए है, यानी योजनाएं बना रही है। अब देखो नेक्स्ट क्या, विभिन्न देशों की तुलना, अब हम दूसरे देश से कंपेयर भी तो कर पाएंगे ना, है ना, दूसरे देश से भी कंपेयर कर, अच्छा ये देश ऐसा है, हमारा देश क्यों नहीं हुआ। एक टाइप से हमको ये रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, यानी नेशनल इनकम का बहुत बड़ा एस्पेक्ट्स है, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या करना है, ये चारों पांचों पॉइंट्स को अगर हम एग्जामिनेशन में बढ़िया ढंग से लिखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन ढंग का आंसर तैयार हो जाता है। और उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया इसमें मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसकी सीमाएं क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, सीमाएं देखो। अब ये तो हो गया बड़ी अच्छी बातें, मीठी बातें। अब आते हैं यहाँ पे सीमाएं क्या है। देखो आय का असमान वितरण इसमें होता है, काले धन की गणना नहीं की जाती है, घरेलू कार्यों को शामिल नहीं किया जाता है। बहुत सारे जैसे कि माताएं हैं घर में, मम्मीज़ हैं, मम्मी की बात करें या मॉम की बात करें, तो मॉम आपकी यहाँ पे काम करती है घर पे, लेकिन उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है, तो उनका तो यहाँ भैया मापन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो घरेलू कार्य जो आप कर रहे हैं, घर में भी आप काम कर, लेकिन उसका भी तो मापन करना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे तो काला धन, ब्लैक मनी भी कहा जा रहा है, उसका भी मापन नहीं है। और आय का भी असमान वितरण मतलब क्या यहाँ पे हो गया कि देखो बहुत ज़्यादा आदमी अमीर हैं, मतलब 90% पूरी दुनिया का, पूरे भारत का पैसा अगर बात करें 90%, सिर्फ 10% लोगों के पास पैसा है, ठीक है, बाकी 10% 90% वाले लोगों के पास बटा हुआ है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो जीवन स्तर का पूर्ण मापन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं माप सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसमें हमको अच्छी अच्छी बातें ही करना है, लेकिन लिमिटेशंस भी पता होना चाहिए। आपको कमी और खामियां पूछ देगा या फिर बहुत बड़ा आंसर उसको करना है तो कैसे करोगे? तो आपको दोनों पॉइंट्स पता होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो देखो बिहार की स्थिति, क्योंकि देखो बिहार का यहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है तो बिहार के संदर्भ में जानना जरूरी है। तो देखो बिहार का हमारा लोकेशन यहाँ हो गया। अगर हम बात करें भारत भी राज्य है, बिहार जो है राज्य है, भारत में ही एक राज्य है। अगर बात करें बिहार की आय की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही पिछड़ा है, यानी बीमारू राज्य है, पता है सबको। पिछड़ा क्यों है आपको तो पता ही होगा, एजुकेशन खराब है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। खैर उस पर नहीं आते, हम पॉइंट पे आते हैं। देखो कारण क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो है आय की आर्थिक स्थिति इतना पिछड़ा क्यों है? अगर हम बात करें अत्यधिक जनसंख्या, सबसे पहले देखो जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ही ज़्यादा है भैया। हाँ, सेकंड नंबर पे आता है, तो पहला बताओ कौन सा नंबर पे आता है? ये आपके लिए है सवाल। अगर आपको पता है ना पहला जनसंख्या के मामले में कौन है, और ये देखो भाई 2011 के जनगणना के अनुसार, अभी पता है ना 2026 में होगा जनगणना, उसके बाद 2027 में होगा जनगणना, यानी कि 2026 से लेकर 2027 से 2 फेज में जनगणना किया जाएगा। लगभग यहाँ बताया जा रहा है 36 सवाल पूछा जाएगा, कुछ नए सवाल भी पूछे जाएंगे, आपके खाने के बारे में पूछा जाएगा, आपके पास गाड़ी है या नहीं पूछा जाएगा, अलग अलग टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा इस बार। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। 36 या 37 सवाल है, मेरे को याद नहीं है, बट देखना। तो ये देखो जनगणना 2011 का ही चलता आ रहा है, अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, सोचो। तो यहाँ पे 26 में होगा, 27 में होगा। अगर देखो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, कृषि पर निर्भरता, बहुत सारे लोग कृषि पे डिपेंडेंसी है, अलग काम करना ही नहीं चाहते हैं, कृषि पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है बिहार में। ठीक है, अगर हम बात करें उद्योगों, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, लोग यहाँ इंडस्ट्रीज ही नहीं लगाते हैं, लोगों को डर होता है लगाने से कि बिहार में आएगा कुछ भी कर देगा, कुछ भी हो जाएगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ देखो इंडस्ट्रीज का है, बाढ़ भी आया था, कभी सूखा आया था। अगर पता है ना आपको, लोकेशन की बात करें, अगर हम बिहार का यहाँ पे मैप बनाते हैं तो आपको उम्मीद करते हैं पता है। तुम लोग टेस्ट में भी क्या किए थे, बहुत बड़ा गलती की हो, तुमको हम बताएं, जबकि 1000 बार चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे जो है उत्तर बिहार में ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, दक्षिण बिहार सुखाड़ पड़ रहा है, तो यहाँ पश्चिम डाल रहा है कोई, पश्चिम बिहार में आ रहा है बाढ़। अरे भैया कैसे? हाँ, उत्तर दक्षिण के बारे में 2 ही चीज़ बताया, क्योंकि तो दक्षिण लिख दिया है, इधर झारखंड है, तुमको पता होना चाहिए इधर सुखाड़ होगा, इधर बाढ़ की स्थिति मेंटेन रहती है बार बार। ये सिंपल सा क्वेश्चन भैया, तुम आप लोग गलत करके आते हैं, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अब देखो प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत सारी आती है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये प्राकृतिक आपदाएं, सुखाड़ आ गया, तो ये प्राकृतिक आपदाएं। तो बिहार में इन सब कारणों से क्या है, बहुत बिहार पिछड़ा हो जाता है। अगर बात करें बिहार के शिवहर जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, शिवहर जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है यहाँ पे, और पटना जिले सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्लियर? चलो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हम पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाई। राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करने जाते हैं, जब उसको हम मापने जाते हैं, तो क्या इसमें कठिनाई देखने को मिलती है? देखो आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई बहुत सारी आती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन का रिकॉर्ड रखना मुश्किल है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ना पेपर वर्क नहीं करते हैं, हाँ मुँह ले लेते हैं, मतलब मुँह से बोलते भैया आपसे इतना पैसा लिया, आपको कल दे देंगे, तो ऐसा इस तरह से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे गाँवों में खासकर कठिनाई देखने को मिलती है, पहला कठिनाई। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। कभी कभी एक ही वस्तुओं के मूल्य को 2 बार जोड़ दिया जाता है, जैसे कि गेहूं और फिर उसे बने आटे का भी मूल्य जोड़ दिया जाता है। पहले हम लोग क्या करें, गेहूं, अगर हम बात करें नेशनल इनकम जब काउंट करते हैं तो गेहूं का मूल्य हम जोड़ दिए पहले कि हाँ चलो इतना गेहूं बेचा गया तो इतना उसमें इनकम आया। अब क्या उस गेहूं से आटा बना तो उस आटा का भी मूल्य जोड़ दिए, तो दोहरा काउंटिंग हो गया ना एक ही गेहूं का। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे, ये जो एक टाइप से हम लोग इनकम ज्यादा दिख जाता होगा, गेहूं का भी दिख गया दाम, इधर आटा का भी दिख गया, तो इसमें क्या हो बहुत ज्यादा दिख गया ना, तो ये चीज नहीं आना चाहिए। हम डबल काउंटिंग वाला इफेक्ट यानी डबल काउंटिंग इफेक्ट यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मूल्य को मापन में कठिनाई होती है, वस्तुओं के बदलते दाम की गणना को बहुत जटिल बना देता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि वस्तु के दाम दिन ब दिन बदलते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। गणना करके गए, जैसे हम मान लो आज गणना किए, ठीक है, आज गणना करके यहाँ पे हम मान लो अपने जो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट है उसमें लिख दिए, और कल ही मान लो प्राइस चेंजेस हो गया, लोगों को महंगा सामान बिक गया, तो हमारा क्या है, ऐसे तो ये कठिनाई हो गया ना कि अरे भैया कल तो गए, आज डायनेमिक, ये डायनेमिक है, ये क्या है जो प्राइस चेंजिंग है ना वो क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, वो जो बार बार चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी कठिनाइयाँ देखने को मिलती है। अब हम इस क्या निष्कर्ष पे पहुंचे, क्या हमारा कंक्लूजन, ये कंक्लूजन को लिखना तो वो ज्यादा बेटर। देखो, राज्य एवं राष्ट्र की आय का अध्ययन किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। इससे विकास, रोजगार, जीवन स्तर का सही आकलन किया जाता है, ठीक है। यानी आपका देश कितना विकास किया है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है आपका, इससे हमको देखने को मिलता है, ठीक है।
इसी के साथ हम लोग का ये जो चैप्टर है, हमारा कोर चैप्टर, कोर जो पॉइंट है हम लोग कवर कर लिए हैं। एक बार हम रिवाइज करें तो देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो भैया एक बार रिवाइज करते हैं हम। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जाने कि ये आय क्या होता है भाई, आय काउंटिंग करना क्यों जरूरी है, इनकम क्या होता है उसके बारे में जाने, ठीक है। उसके बाद करें हम तो नेशनल इनकम के बारे में जाने, राष्ट्र का आय क्या है। अगर हम बात करें मार्शल के द्वारा क्या परिभाषा की गई थी, पीगो के द्वारा क्या परिभाषा दी गई थी, उसके बारे में देखें। उसके बाद विधि देखें, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, इन तीनों के बारे में चर्चा की है। फिर देखो इन एक एक करके सब चीज़ों के बारे में, यहाँ तीनों के बारे में डिटेल चर्चा की है। उसके बाद विकसित, अविकसित और विकासशील के बारे में चर्चा की है। भारत विकासशील देश के बारे में जाने। फिर पर कैपिटा इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन की है। उसके उसका फॉर्मूलाज देखें। और हाँ, एक चीज़ मैंने नहीं बताया, देखो यहाँ पे बताया गया था नोट, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोया माफ करो, गोवा है, ठीक है, गोवा है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, बिहार। देखो भैया बिहार का नाम तो हमेशा ऐसा ही रहे, ठीक है। अगर हम बात करें जीडीपी के बारे में समझे, जीडीपी क्या होता है, एक राष्ट्र के भीतर, यहाँ मैप पे भी समझाया कि भारत का मैप बना दिए, उसके अंतर्गत हम लोग जाने जीडीपी इसके अंदर, और जीडीपी और जीएनपी क्या हो गया, देश के बाहर कुछ कर रहे हैं और बाहर से पैसा हमारे पास आ रहा है, इनको जोड़ घटाव करके हम जीएनपी निकाल दिए। उसके बाद हमारा आया एनएनपी, जिसमें डिप्रिसिएशन को मैनेज कर दिए, फॉर्मूलाज लिखाए हैं, नोट्स में देख लेना, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है। और देखो यहाँ दादा भाई नेहरू जी क्या किए थे, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किए थे, 1868 में किए थे, और 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताए थे। और पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की किताब इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगर बात करें, हाँ यहाँ पे 2 पॉइंट भैया एक पॉइंट छूट गया ना यहाँ पे, 1949 में क्या हुआ, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति। अगर पूछेगा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, 1949 में, किसकी अध्यक्षता में था, तो पीसी महालनोबिस, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 1 मिनट यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये क्या हो गया, हाँ पीसी महालनोबिस यहाँ पे हमारा दिख रहा है, ये देखो पीसी महालनोबिस यहाँ पे है, 1949 में, और अध्यक्षता में किया गया था, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़े। आगे देखो यहाँ पे सीएसओ के बारे में जानकारी लिए हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है, इसमें 3-4 महत्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद राष्ट्रीय आय के लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं के बारे में चर्चा की। उसके बाद बिहार की आर्थिक स्थिति देखिए कि बिहार का जो स्थिति क्या है, क्यों इतना ज़्यादा बिहार पिछड़ा है, इसके बारे में चर्चा की है। उसके बाद कुछ कठिनाइयों के बारे में चर्चा की है। उसके बाद हमने निष्कर्ष निकाल के ये चैप्टर को रैप अप कर दिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम 1 शॉर्ट वीडियो रैपिड रिवीजन का बहुत जल्द ला रहे हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए ऑनलाइन, जो हम लोग क्लास में कवर करवा रहे हैं, वो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे दूंगा, ठीक है। बहुत ही ऑथेंटिक रहेगा क्वेश्चंस, और यहीं से क्वेश्चंस आने के डेफिनेटली चांसेस है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।